Namaskar, good evening to all. We are in 20th episode of OB Samartha Career Counseling program for the students. We are in 28th episode. Before we are concluding, we are focusing in different, particularly arts, commerce, and science also. So today our topic is entomology. Entomology is one of the key subject in recent year, particularly when the environmental change is going on. We are with two distinguished panelists with us. हम डॉक्टर के राजशेखर राव फ्रॉम सीएसआर सॉरी आईसीआर एनआरआई कटक भुवनेश्वर से वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट के रूम से काम कर रहे हैं और उनके पास काफी अनुभव है। उनके नाम पर 2012 में उन्होंने देश की जो वर्ल्ड की जो नॉर्मन बर्लक फेलोशिप में वो भी लिए है और देश के जो हर कोने में चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, डिफरेंट पार्ट में उनको काम करने का अनुभव है। हमें उनको स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि हमारा हम भी बधाई देते हैं कि जो छोटा सा हम प्रयास किए हैं बच्चे लोग को उजागर करने के लिए, साइंस को कम्युनिकेशन के लिए, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और दूसरा पैनलिस्ट है संतोष कुमार केदार, जो यंग साइंटिस्ट के रूप से माना जाता है। हेलो सर। केंद्रीय शोगन औषधि और सुगंध पैदा संस्थान सीमा लखनऊ से हम डॉक्टर संतोष को स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और हम निवेदन करते हैं कि हमारे जो यंग साइंटिस्ट संतोष कुमार केदार उनका जो सफलता अभी जो हाल ही में जान के हैं साइंटिस्ट के रूप में, वो कैसे साइंटिस्ट बने, उनका एक्सपीरियंस बच्चे लोग को शेयर करें और हमारे बच्चे लोग को उनका इंस्पिरेशन करें। डॉक्टर केदार, थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस। थैंक यू सर। मैं एक छोटा सा ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरे बारे में कि मैं कैसे साइंटिस्ट बना और कैसे सीएसआर तक पहुंचा। मैं बेसिकली मेरा जो स्कूल एजुकेशन था वो केंद्रीय विद्यालय से हुआ, जो कि मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे। तो थ्रू आउट दी इंडिया मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया और उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो बीएससी एग्रीकल्चर में हुआ, जो कि मैंने मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी से किया। बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाई होने के बाद मैंने आईसीआर का जेआरएफ एग्जामिनेशन लिखा। जब उसके बाद फेलोशिप लेके मैंने मास्टर्स एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। फिर वहां पे मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की और मास्टर्स मैंने गोल्ड मेडल से कंप्लीट की और मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद सेम यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी पीएचडी सीएसआर फेलोशिप से कंप्लीट की और पीएचडी होने के बाद उसी यूनिवर्सिटी उस चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पीएचडी करने के बाद प्लांट क्वारंटाइन में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट रहती है, वो 3 साल वो प्लांट क्वारंटाइन में जॉब किया मैंने। और मीनवाइल जब मैं पीएचडी कर रहा था तब मैंने चाइना और ताइवान, इजराइल, फ्रांस, इटली ऐसे कंट्रीज में समर कोर्सेस कंप्लीट किए पीएचडी के दौरान। और रिसेंटली 2019 में मैंने सीएसआर सीमैप में एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन किया, एज ए एंटोमोलॉजिस्ट में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और बाकी अगर जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि एंटोमोलॉजी में करियर, जैसे अभी सर ने बताया कि अगर आपको एंटोमोलॉजिस्ट क्यों बनना है और एंटोमोलॉजिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में, तो एंटोमोलॉजिस्ट अगर बहुत सारे मतलब जैसे सोसाइटी में हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे राइट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर में हम ले लेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फार्मर्स इन्वॉल्व है, हेल्पिंग एनिमल्स and with respect to human health and understanding the nature and discovering the species and fighting against crime and saving forest, ये सब चीजों में एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो भी फसल उगाते हैं उसमें अनेक प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो नुकसान करते हैं, तो उन फसलों को बचाने के लिए एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कि फसलों को कीड़ों से कैसा बचाया जाए।
और अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में भी वेटनरी एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। हमारे एनिमल्स को पेस्ट से बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के टिक्स हैं जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं जो एनिमल्स को नुकसान करते हैं, तो उसमें भी एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और ह्यूमन हेल्थ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी मेडिकल एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जो हमारे जो वायरल डिसीजेस हैं जो ह्यूमन में, जैसे मॉस्किटोस हैं, हाउस फ्लाइज हैं, ऐसे वेक्टर बॉर्न पेस्ट जो डिसीजेस हैं जो इन इंसेक्ट्स के द्वारा फैलाए जाते हैं मनुष्यों में, तो इसमें भी मेडिकल एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और अगर जब हम बात करते हैं नेचर की, तो नेचर में भी ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, कि निसर्ग में पॉलिनेशन के द्वारा, बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा, और बहुत सारी जैसे डिग्रेडेशन के द्वारा, सॉइल डिग्रेडेशन के द्वारा, इन चीजों में भी इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे भी एंटोमोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन चीज को स्टडी करने के लिए। और नई स्पीसीज की डिस्कवरी के लिए भी बहुत बड़ा रोल एंटोमोलॉजिस्ट प्ले करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मोर देन 30 मिलियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन इन द वर्ल्ड, बट उसमें से सिर्फ 1 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब किए गए हैं। तो बाकी जो स्पीसीज है उनकी डिस्कवरी के लिए भी एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और बात बात कर जब हम बात करते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी की, तो जैसे क्राइम क्राइम डायग्नोस करने के लिए भी फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। उसमें भी एंटोमोलॉजिस्ट का क्राइम डिटेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। और जब हम अगर आगे बात करते हैं फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट की, तो फॉरेस्ट जो हमारे हैं बहुत फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट को भी इंसेक्ट पेस्ट से बहुत लॉसेस होता है। इनको फॉरेस्ट को बचाने के लिए हमें एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है एंटोमोलॉजिस्ट का। और अर्बन एंटोमोलॉजिस्ट की अगर बात करते हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो हाउस स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स हैं या अर्बन में जो सिटी में जो पेस्ट आते हैं, जैसे टर्माइट्स है और एंट्स है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हैं जो अर्बन पीपल को, अर्बन अर्बन सिटी में रहने वाले लोगों को हार्मफुल है, तो उनमें भी अर्बन एंटोमोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं, तो इंडिया में अगर पहले तो हम नेशनल लेवल की बात करते हैं। नेशनल लेवल में अगर आपको एंटोमोलॉजी में जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो शुरुआत करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये बेसिकली रिसर्च बॉडी है जिसमें भी एंटोमोलॉजिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। मास्टर्स अब पहले हुआ करता था इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें आपको एमएससी एंटोमोलॉजी क्वालिफिकेशन चाहिए था, लेकिन आजकल इसकी एलिजिबिलिटी पीएचडी हो गई है इसमें एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन करने के लिए। इनमें आईसीआर के लगभग 100 से ज्यादा ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जहाँ पे एंटोमोलॉजी का रिक्रूटमेंट होता है टाइम टू टाइम, और यहाँ पे वैकेंसी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इंडियन काउंसिल ऑफ आईसीआर जो एग्रीकल्चर रिसर्च है, जिसे आईसीआर कहते हैं। और आगे हम अगर फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन, जिसमें भी इसमें भी साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट होते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी एमएससी एंटोमोलॉजी होती है। तो यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है इंडिया में। इसके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में थ्रू आउट दी डिफरेंट स्टेट्स। और हम मेडिकल रिसर्च की अगर बात करते हैं, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी वैकेंसीज निकलती हैं वेक्टर रिसर्च सेंटर में, जिसमें मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज पे ज्यादातर काम होता है। तो इसमें भी साइंटिस्ट के पोजीशंस निकलते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी एमएससी एंटोमोलॉजी होती है। और जो हमारे देश में जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है, जिसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड से जाना जाता है, तो इसमें भी इस बोर्ड के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे मलबेरी के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल मलबेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका, सेरिकल्चर से जिसपे काम करता है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो इसके मुगा सिल्कवर्म पे काम करते हैं। तो ये थ्रू आउट दी इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें भी साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट निकलते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी एमएससी एंटोमोलॉजी होती है। और आगे चल के हम अगर बात करते हैं यूपीएससी से, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी यूपीएससी थ्रू रिक्रूटमेंट होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के, या असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के, या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के, जिसका हेलो हेलो
आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोले हाँ बोले। हाँ। मैं अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर के वैकेंसीज निकलती है, जिनका रोल जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसमें क्वारंटाइन पेस्ट का सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करने में रोल बहुत बड़ा प्ले होता है। तो इस यहाँ पे भी एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, जिसकी क्वालिफिकेशन एमएससी एंटोमोलॉजी होती है। और सेंट्रल वेयर हाउसिंग, एक जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो वेयर हाउसिंग रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इसमें भी एंटोमोलॉजिस्ट का रोल है, जो स्टोरेज पेस्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ पे भी एंटोमोलॉजी के वैकेंसीज थ्रू आउट द ईयर निकलते रहते हैं, तो यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो एमएससी एंटोमोलॉजी के बाद किया जाता है। और बात करते हैं डीआरडीओ की, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का है, इसमें भी मॉस्किटो पे काम चलता है, जो वेक्टर वेक्टर बॉर्न डिसी पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, इन पे काम चलता है। तो इसमें भी एमएससी एंटोमोलॉजी बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है डीआरडीओ में, इंडिया में। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी इंडिया में है, जिसकी मेन जो इसका जो मेन इंस्टीट्यूट है वो कोलकाता में है। तो इसमें भी रिक्रूटमेंट होता है एज एंटोमोलॉजिस्ट का, साइंटिस्ट पोजीशन का। और सीएसआर की बात, मैं सीएसआर में हूँ, तो सीएसआर में भी एंटोमोलॉजिस्ट की वैकेंसीज रेगुलर निकलते रहती हैं, जिसका मतलब एमएससी एंटोमोलॉजी रिक्वायरमेंट होता है। और आगे बात किया जाए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे जूलॉजी सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के भी वैकेंसीज निकलते रहते हैं, जो जिसमें एमएससी एंटोमोलॉजी रिक्वायरमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए। और ये कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स थे जिसमें एमएससी एंटोमोलॉजी के वैकेंसीज रेगुलर निकलते हैं। और अब आगे बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, जिसमें एग्रोकेमिकल जो पेस्टिसाइड बेस्ड इंडस्ट्रीज है, इसमें भी साइंटिस्ट की पोजीशन निकलती है एंटोमोलॉजिस्ट के लिए, जो पेस्टिसाइड बेस्ड रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रिसर्च करते हैं, और जो अलग अलग कीड़े होते हैं जो नुकसान करते हैं हमारे फसलों को, इन पे अलग अलग केमिकल्स के ट्रायल लेते हैं। तो यहाँ पे भी एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। और फर्दर इन पेस्टिसाइड्स कंपनी में इन पेस्टिसाइड्स के मार्केटिंग के लिए भी एंटोमोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। और कुछ बड़े बड़े कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे मॉन्सेंटो, बायर, बासफ, महिको, एक्सेल, यूपीएल, पेस्टिसाइड इंडिया, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें एंटोमोलॉजिस्ट के स्पेशल रिक्रूटमेंट होते हैं। यहाँ पे भी बीएससी के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और एमएससी पीएचडी के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आप जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो इस दृष्टि में भी हम इस अगर आप एमएससी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट से मास्टर्स किए हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एमएससी एंटोमोलॉजी से हैं। जैसे कि आप प्लांट क्लिनिक्स और एग्री क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे, जिससे कि फार्मर को आप टाइम टू टाइम कंसल्टेंसी दे सकते हैं और टाइम टू टाइम उनको जो पेस्टिसाइड इनपुट अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। और इससे जिससे कि फार्मर्स को सही टाइम पे एडवाइजरी मिलेगी और वो अपने पेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी टाइम टू टाइम कर सकते हैं। और बाकी अगर हम जब स्टार्टअप की बात करते हैं, अलग स्टार्टअप्स की, तो बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल बेस्ड बायो बेस्ड आप स्टार्टअप्स पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है, जो कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हैं, इस टाइप के आप स्टार्ट कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट मास प्रोड्यूस करने के लिए। और इको फ्रेंडली पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे आप डिफरेंट टाइप के फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स हो गए और लाइट ट्रैप्स हो गए, और इस तरह के जैसे एंटोमोपैथोजेंस हो गए जो हम पेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं, इनको भी आप एज अ स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं मास प्रोडक्शन टेक्निक के लिए। और ये चीज आप कमर्शियल लेवल पे करके आप छोटा सा स्टार्टअप भी कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। और आगे अगर हम कुछ कमर्शियल इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे बी कीपिंग हो गया, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन जिसे हम कहते हैं, और इससे आप इस एंटरप्रेन्योरशिप से आप हनी प्रोड्यूस करके आप बहुत अच्छी तरह अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए भी एक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल बी कीपिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो पुणे में है। और ये बी कीपिंग रिलेटेड रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है।
और आगे अगर हम बात करते हैं, अगर ये तो नेशनल लेवल का स्टेटस था जहां गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट के बारे में, और इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज हैं जो रिसर्च करते हैं एंटोमोलॉजी से रिलेटेड। और यहाँ पे भी आपको बीएससी के बाद या एमएससी के बाद पीएचडी करने के लिए या पोस्ट डॉक करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत है एमएससी एंटोमोलॉजी में। और अगर एलिजिबिलिटी की हम जब बात करते हैं तो अगर आप 12th साइंस में है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करके या बीएससी जूलॉजी करके भी एमएससी एंटोमोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी एंटोमोलॉजी कर सकते हैं। तो अगर आप एमएससी जूलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी एंड आफ्टर completion of BSc agriculture, you can write the examination of ICR, ICMR or CSIR JNU examination to pursue admission in MSc entomology। तो इस तरह से आप MSc entomology के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, और ऐसा मतलब एंटोमोलॉजी करके आप कभी खाली नहीं रह सकते, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत है। हेलो, हाँ, यस यस, हाँ, ओके। यस, और if somebody have some questions from students they can ask, please. We'll care after the Dr. Rajsekhar speech. We'll take up the end of the session. Okay. Thank you, Dr. संतोष कुमार जी। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, डिस्कशन में कर लेंगे सर, बाकी सर को प्लीज, डॉक्टर राजशेखर। ओके 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 ओके। हम अब डॉक्टर के राजशेखर राव, प्रिंसिपल साइंटिस्ट आईसीआर एनआरएल कटक, डॉक्टर राजशेखर राव जिनके पास काफी अनुभव है, और उनका जो टेक्नोलॉजी फेरोमोन के ऊपर काफी, जो बायो पेस्टिसाइड को ऊपर काफी देश में चर्चित हो रहे हैं, उसके ऊपर भी उड़ीसा, आंध्र में, छत्तीसगढ़ में उनका भी काफी पॉपुलर है। तो मैं उनको निवेदन करूंगा कि डॉक्टर राजशेखर राव करोड़ा, उनका जो एक्सपीरियंस है और विजन है एंटोमोलॉजिस्ट में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ सके, उनको एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर करोड़ा। Oh, thank you, Baksha ji. Thank you very much for asking me to talk to your students today. So these students are all from degree students, or 10th class students, or +2 students? Which category? It is a mixed category. It is from MSc to +2. Okay, then that's very good. Dear students, as an entomologist, I tell you how I came into as an entomologist. Okay, so for becoming an entomologist, because just like before our Santosh Kumar ji has आपको बोला था, you can do BSc Zoology and specialization in entomology, and otherwise you join in agriculture universities and you can complete BSc AG, then in the master's program. So you are getting my voice, na? Yes, yes, yes. So in the master's program, you select an entomology course as one of your subject. So that will make you an entomologist. What actually is an entomologist? What an entomologist will do? Entomologist entomology is the study of insects and its life cycle, biology, then it's how they survive in an ecosystem, how they interact with neighboring organisms, how they are useful for human beings, and what type of harms they are doing to the society and nature. So it's all, and how we control them, and how we rear them, how we use them. So these are all the study of entomologists. There are several types of entomologists are there. It's after completion of MSc entomology, either in state agriculture universities or in from any ICR institutes, or from in India or abroad, first of all, you will find a lot of opportunities. It is not just only in government. My earlier speaker also said that there are several opportunities in the private. So I will not tell all of the things. Specifically, I'll focus on some of this more startups or as entrepreneurship. You must have heard about
see, we eat a lot of non-vegetarian things, chicken and mutton. Okay. So apart from chicken and mutton and several species of insects are used as a food. You may be surprising because here in I don't know how many of people you are from Orissa or maybe outside the Orissa. In the northeastern region, insects like grasshoppers, big caterpillars, then grubs of that young stages of insects, they're all consumed by the several ethnic groups in all northeastern states. They are very good in protein, and it's a very good in protein, and it is a very tasty as per there, because when you come out of that, what is their insect? Insect is nothing but, because just like a prawns and crabs, they're also almost like not exactly insects, but they're all crustaceans, and they belong to different other family of zoology. So insects also in the same group. So insects are most nutritious, and there are people who collect these insects and sell almost like when I was in Shillong in ICR Research Complex in Meghalaya, 50 rupees per kilo. 50 rupees per kilo of grasshoppers. Yeah. So that is a very good venture. And there are many other industries which are producing insects as a feed to as a protein feed to fishes, to the prawns, to animals. So all these things as one type of industry. And recently, one of my friend from he studied not just entomology. It's not that you should be an entomologist to do all these things. It's not necessary. You should have a passion. You should have a desire, and you should have an attitude to. Because see, if you want to be an entomologist in a government sectors, you should qualify MSc examination, MSc or MSc in entomology. But if you wanted to be as a passion, you don't need to be formal degree is not required. You should only have the passion to do certain these interests. So another one is, the entomology is not just studying of insects. So when you see the control of insects, there are several methods of control. We use botanical insecticides. How botanical insecticides will come? They will come from the plants, the neem oil, acacia, rangia oil, and several types of oils are used as a to control the insects. So these are all manufacturing of all these insects, are not insects. Manufacturing of all these oils requires certain type of techniques. How to extract the oil, how to use the in what quantities the oils has to be used. So this is one type of industry. Whether we can use as a small scale industry or a big scale industry. So these are all the opportunities. You can become a small entrepreneur and extracting oils like neem oil, pongami oil, karanja oil, and different types of and even eucalyptus oil, and then different types of oils and highly evaporating type of compounds. These you can make certain types of formulations and can apply for a patent if your compounds are distinct from others. So these are all the opportunities. If you have, it doesn't require a very big expertise. You require only maybe 2-3 lakh rupees investment. You can have your own setup for producing these compounds. So third one is, just like my earlier speaker has said, biocontrol agents. So biocontrol agents means the insects which we use as controlling the pest species, because insects are both they act as a pest, and some insects are also as a biocontrol agent. So one insect will feed another insect. So this we have to exploit. So there are several types of insects under agiparasitoids. Larval parasitoids means these insects, they lay the eggs on the pest. Then the eggs will hatch and they grow into larvae,
and they go into the insect body and they multiply inside. So that is how the biocontrol will happen. So multiplying these biocontrol agents is a big industry, and it's not a very big industry as a pesticide industry, but it is a good industry. You can there like small scale sectors, and every government is supporting these type of small schemes in their agricultural programs, then different horticultural programs, production of bioagents. You all can apply for these grants, and you can start your own entrepreneurship, and in 50% of share. So that means you have to invest 50%. So government will give a matching grant of 50%. So this type of system for biocontrol agents. In biocontrol agents, trichogramma is there. Then the Brecon species is there, and Brecon will feed on larvae. So these two are there, and entomopathogens are there. That means the insects get infected by fungus or bacteria or virus. So these are very easy to. You don't require for biocontrol entomopathogenic fungus and bacteria and these type of agents. You require very minimal type of investment. Maybe it's only 5,000, 10,000, 20,000. You require one grinder, mixer grinder, and you require one filter, small filters. At very home scale, you can produce these entomopathogenic organisms. But the thing is, you all, if you make, not individually, if you 4 or 5 people or 10 people together, if you make it and sell it in villages, so that is one of the good startup. The another one is I'm telling about how insects will be controlled and what are the possibility of each control measure lead into an industry or entrepreneurship. So the traps, light traps and pheromone traps. So what actually light traps? In villages, you must have seen in rice crop or some other fields, some traps must have been installed by the government or somebody else, and these traps are attract when they put the light on in the night time. Several types of insects will be falling on these traps. Actually, this is in the trap. The insects which are attracted towards light, they fall in these traps. So maximum 80 to 90% bad insects means the pest insects, they fall into this trap and they die, and there is a separate mechanism. They all fall and they will get collected in the bottom of a container. So in that there will be either a kerosene oil or some other oil which will be used to kill these insects. These traps you can make it, and if you are very much eager in doing the tech, because for these traps you require an electricity and light is required. So now if you don't want light, you make it is in a battery operated or a solar operated. So these type of traps are there. So our institute has developed a solar trap, solar operated traps. So other one, so these are all making of these traps. There are several. They are not all entomologists who made all these traps, but I am telling, as an entomologist, you know more, so that you can become expertise and making these traps. And coming to pheromone traps. So this is my field of subject. What actually are pheromones? Pheromones are the compounds produced by one sex of a insect attract other sex of the same species. That means if a grasshopper is there, or say silkworm, silk moth, or a butterfly which you are seeing in around your houses and everything. So that female produces a chemical secretion outside its body that travels in the air almost up to several kilometers, and they attract the males, and the males will come identifying the smell and mate with the female insects. Thus, they produce offspring. So in the pheromone technology, what we will do is we synthesize these female producing hormones, means compounds, which can attract the
males in laboratory and we multiply in huge quantities, and that can be used as a trap. So in the generally what type of traps? They will be funnel traps. So then there will be some small boxes, and that chemical which is impregnated in a rubber septa and hung in a thread in a box. So the smell which is coming from the rubber septa on which the pheromone is impregnated. Pheromone is not a huge weighing chemical. So each pheromone box or pheromone lure contains almost like 1 to 10 mg of the compound. You can imagine, if you have a kilo of active ingredient, you can make lakhs and crores of pheromone traps, and you can sell it to in the market. So each trap that will almost cost, when you are making the trap, it will not be very expensive, but it will be only 10 rupees for a chemical and another 20 to 30 rupees for the trap. So it will be coming to maximum of 40 to 50 rupees per trap. So these pheromones are very much ecologically sound. They are not environmentally harmful. They are very safe. They are to natural, to beneficial to human beings, to the air, to the land, and to every resource. They are very harmless, and you don't require very high input cost. Almost per hectare, you require maximum of 10 to 20 traps to control the insects. So this is one some of the insects in rice and your tomatoes, cauliflower, cabbage, then mangoes. These pheromones you can make it. So the pheromones for insects which are attacking tomatoes, mangoes, bendi, then cauliflower, cabbage, then rice, maize, wheat, all these crops you can make it with an expenditure of almost like less than 1 lakh rupees. So you please find it out. From Indian Council of Agriculture Research, several programs are coming, and especially from National Rice Research Institute from Cuttack, we are having several incubators. So in these incubators, you will be given a grant, and you get given a training, and from that training, you can establish your own pheromone production centers. So this is very cheap, and so any of you can contact me, because we also got a project from the state government under Rashtriya Krishi Vikas Yojana for with a grant of 2 crore rupees. So with this, we produce pheromones. We give training to the people who wants to produce pheromones and wants to become a entrepreneurs. So you all may contact me later from taking your number, my address from Buxy shop, and you can also get trained, and you will really see how much is the potential of pheromones as a business. Why I am telling pheromones are because they are can be made at home scale, and wherever quality testing is required, you can come to our NRRA, we can give free of cost. This is one thing. And another one, where actually entomologists, so entomology as a subject is not just only for getting a job. And we are entomologists, if you have a degree, you are also useful in criminal investigations. What actually is criminal investigations? The forensic entomology. What is, you know what is the forensic science? It's a criminal science, science of crimes. So how, this must be interesting to you. How entomology is used as a investigation the crimes in crime scenes. Suppose if somebody is murdered or killed or somewhere in a place, and the body was decomposed, and the investigators, crime investigators, and generally the forensic people, somebody will be from entomology. So they identify the specific, suppose if it is in some forest, or it is in some wetland, some of it is in a dry area, some of it is in a hilly area. So with this,
what you know is one fundamental thing of insects are each insect will not present in everywhere. Certain classes of insects, certain groups of insects are present at a particular locality. Maybe the terrestrial insects won't be found in aquatic ecosystem, and some aquatic insects are not found in terrestrial ecosystem, and some insects are found in forest. They are not found in cropping areas. So somewhere barren lands are there. There some type of insects will be there. So all these different types of insects are used as a indicator to identify the place from where the dead body is found, from the what time the body is when that murder has happened, or when this how long that corpse was there in that area, and everything can be known with entomology. I tell you an example. Suppose if a forest, different types of insects are in forest. So some blowflies, they smell the smell of a dead body even from kilometers. So, but they will blowflies will not be there everywhere, and some other types of species, they are found in only certain geography. Suppose if a how much time that dead body was there at particular place. So when when forensic entomologists, they see the eggs, and suppose if they find eggs, that means that eggs belong to which insect species they will identify, and egg stage will remain for almost 2 to 3 days. Suppose if they find a adult, so adult of an insect, so they will understand that that body was there almost like 30 to 40 days of particular species. That means that body was there for 30 to 40 days, and then only it was detected. How you can say it? Because particular insect species, they lay the eggs, larval development, pupal development, and the finally the adult stage. So this is one indicator. Some places, if you found that only watery type of insects are there, and where water ecosystem, you can say that this body belong to some place from watery areas, maybe marshy lands. So like this, we can identify the place where this crime has happened. This is very interesting science, and this is one thing. Just like our Santosh Kumarji has told, there are several organizations which employ entomologists. So like Indian Council of Agricultural Research, you come as a scientist in ICAR, you should clear agricultural research service as after completion of your MSc. Now MSc is not there for PhD. PhD is essential qualification for a scientist in ICAR, Indian Council of Agricultural Research. When we entered the service, we are just MSc. Now that's it has all changed, and even after completion of MSc entomology is not, you just don't remain as an entomologist. Entomology deals with chemistry. Entomology deals with genetics. Entomology deals with taxonomy. Entomology deals with plant chemical interactions. They deal with viruses. They deal with bacteria. They deal with almost every branch of science they deal with. So they have very wide opportunities, not just in industry. They're also in universities. You can do advanced researches in abroad, and you will find many jobs. If you don't find any job, you also can have a passion for serving the society. You can also do open your own enterprises. So he said, so silkworm industry, you can grow silkworms, raise silk, and you can sell. You can become a silkworm farmer or silkworm entrepreneur. Honeybees, honeybees. Honey from honey from where honey comes? It comes from honeybees. And honeybees are the most now endangered organisms in this earth. Because of urbanization, destruction of forests. Now, yesterday, Similipal forest was burned, some portion. So these are all affecting the honeybee populations. We are spraying a lot of pesticides on crops.
So then urbanization, nobody is planting trees. Only trees and shrubs are limited to particular areas. These are all enhancing. Enhancing means they are not creating suitable environment for honeybee colonies. There is no availability of flower. So where they grow. So you all develop, at least in your houses, if you have a, now you are saying nowadays, a lot of this roof gardening is happening. Now suppose each one of you grow some flowering plants, especially in winter or in summer or any time. At least I request every one of you keep one honeybee hive in your home and your gardens, and encourage honeybees and make your own honey from your own honeybee hives. So that is easy. Now Khadi Corporation and several universities, they will be giving a lot of training and encouraging honeybee technology to the students, farmers, and everyone. And another industry is lac culture. What is a lac? You know lac? That is an insulation. Lac is a dye. Lac is also a resin which is secreted by insects when they are feeding on some type of plants. So that is one more industry. So lac is cultivated in huge quantities. Previously, lac is used in earlier days when postal department sending letters. They are sealed with some what is this? Brown, red color sticky substance. On envelopes, it will be there. Now we are not writing here postal letters. We are writing only emails and other things. But still in government services, in government covers, government communications, in some other areas it goes. And they are used as insulating agents in electrical industry. So between electrical lines, you must have seen several types of insulations will be there. They're all made from lac. So lac is an industry which is produced from lac. Carya lacca is one type of insect and grown mostly in Jharkhand, Chhattisgarh, and these are all these areas. So there are very, very ample opportunities are there. So what I have not covered anything. Just I am looking and so this is all the entomology. I said about entomology, and you can also do PhDs in entomology. Then you can become professor, or you can apply loans, because you all can think for taking 2 to 3 lakh rupees of loans. 2 to 3 lakh rupees nowadays everybody is having. We explore opening a small entrepreneurship and be an entrepreneur, serve the society and serve the nation. Okay. So any doubt? थैंक यू डॉक्टर राजशेखर जी. इन्होंने बताया कि एंटोमोलॉजी सिर्फ एंटोमोलॉजिस्ट पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ भी इकोनॉमिक्स में पढ़ने से भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, चाहे ओडिया पढ़ने से भी हो सकता है. जिसके पास पैशन होगा वो देश के लिए सेवा कर सकते हैं और अपने के लिए भी कुछ बना सकते हैं. तो हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे. तो एक से हम गुजारिश करेंगे कि जो भी जान के हैं एक सवाल पूछिए, आइदर इन चैट बॉक्स और इन पर्सन. और क्वेश्चन को सवाल लेने के डॉक्टर संतोष कुमार जी हमारे पास. क्वेश्चन. Good evening, sir. Yes. Sir, I'm Mukesh Chandra Birthia. Sir, Okay. There is a locust attack in 2020. Okay. Is there any technology like pheromone to control or reduce the grasshopper or locust attack? Pheromones were not much found in locusts and grasshoppers, and Okay. yeah, but when locust and grasshoppers attacks in large scale, they will be coming generally from Punjab and Pakistan, Afghanistan, that type of areas, and so they come in crores and crores of number. So that time when they are already started, because they come in a mass scale in migration. So at that time when it is just like an army moving over countries,
you cannot use any pheromones to produce to attract them, because they are for especially grasshoppers and crickets. Pheromones were not found till now, and the studies are only there. And maybe if anybody is interested, we can start working on identifying the pheromones. But as of now, pheromones were not found for these insects, because grasshoppers never move in a one or solitary or 1 or 2 or 10 or like this. They come gregariously, go like an army and attack and spread and destroy all crops which are coming in that way. So in that circumstances, only aerial spraying, and because when they are coming, there is no other alternative left. You cannot go home and bring a pheromone trap and keep it. Just kill them. So that is only alternative. And further to the government will use aerial sprays. And somewhere people will dig this poison beds. So these are all the methods used to kill, not kill. So to prevent managing this grasshoppers and locusts. Yeah. Sir, is a MSc chemistry student can linked with entomology? Yeah, it's definitely, because I have a project. I need the chemistry background people, because the entomologist has to control the pests. That means you need pesticide molecules. The pesticides are synthesized by several types of what is this? The procedures. And because as an entomologist, pure entomologist, they are, unless they have a passion, they don't know how to produce these pesticide molecules. Even pheromones, we know as an entomologist, we know the pheromones and we know the applications, but we cannot. The many of us will not able to synthesize the pheromones in the laboratory because we lack the skills of chemistry. So it's entomology is it attract more of a chemistry than just a biologist. If you have a chemistry background, you will fit in very well with in entomology. एनीथिंग एट संतोष कुमार जी कुछ बताएंगे केमिस्ट्री में एंटोमोलॉजी का क्या रोल रहता है और कैसे केमिस्ट्री बच्चे लोग एंटोमोलॉजी में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, चाहे इंडस्ट्री हो एंटरप्रेन्योर में? सर, एज अ chemistry students can evaluate the efficacy of different types of essential oils, and they can test the molecules for against insect pests, so that can help for development of biopesticides. Or further they can also study the chemical ecological parameters which can help for synthesis of different chemicals which can be used as a pheromones. So chemistry students also can contribute in entomology. Thank you. Any more question from student? चाहे जूलॉजी हो, चाहे ओडिया हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एंटरप्रेन्योर में कैसे इन बारे उनके लिए काम करने, इसके लिए राजशेखर जी हैं, इसके पास है कुछ जानने का है इंफॉर्मेशन तो पूछ सकते हैं. One more thing, we'll be giving Bakshaji, we got that yesterday. So they told us that they are releasing grant for our project, pheromones project. So soon we'll be conducting in next month some training programs for all those who wants to learn how to produce pheromones. And if we will be sending them to Hyderabad from CSR laboratory to the chemistry behind the production of these pheromones. If anybody is interested among your students, they all can come. Okay, sir. Any more question from student? चाहे Bengal environmental student, they are also linked with entomology. Any question from you, student? Hello, sir. Hello. Yes. Sir, I am Ipsita Pandit. Sir, entomology में ओडिशा में स्कोप क्या है? Pardon, repeat the question. Entomology में? Entomology में ओडिशा में स्कोप क्या है? ओडिशा में स्कोप? हाँ सर.
हाँ, एंटोमोलॉजी का स्कोप सब जगह में है, नॉट ओनली उड़ीसा। सर एंटोमोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक कोर्स में पढ़ना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैशन होना चाहिए। हाँ, तो अभी जो जितना एंटोमोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का एटलीस्ट आपको +2 होने से यू कैन अंडरस्टैंड सम टाइप ऑफ, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसको आपको जानने के लिए जरूरत है, वो कहाँ काम करेंगे, स्किन में काम करेगा और कहाँ टॉक्सिसिटी होगा, उसको कितना क्वांटिटी तक यूज कर सकते हैं, ये सबका जानने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन एक डिग्री +2 होने से हो जाएगा, बट डिग्री होने से थोड़ा आपको जान सकते हैं। अदरवाइज you will not know. Suppose if I say that उसको 10 मिलीग्राम्स यूज करना है, सपोज आप 1 ग्राम यूज कर लेंगे, क्या होगा? 1 ग्राम यूज करने से आपको डर्मल टॉक्सिसिटी होगा, then acute toxicity होगा, different types of toxicities will be there. So these type of things, to know it, you require little bit of science, and I hope graduates are sufficient. Graduation is sufficient for all these things. Okay. थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी का सवाल है? एनी मोर क्वेश्चन? सर एक चीज अभी जो क्वेश्चन पूछा था सर, उनके लिए एक सजेशन है सर। ये सर, ये ऐड कीजिए। हमारे इंडिया में सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट है सर, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में नहीं होता या ग्रेजुएशन या मास्टर्स नहीं होता, उनके लिए 1 ईयर का और 6 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं प्लांट प्रोटेक्शन फील्ड में। और ये सर हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, जो एग्री क्लिनिक और ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सर। थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। और किसी का सवाल है? Any more question? Okay, let us wind up the session. Thank you very much. Yes. Sir, is there any technology for the mosquito and the flies to not to be fertilize their eggs? Yeah, ovicidal repellents are there to yes sir. Yeah, so to reduce the egg laying by mosquitoes and flies, there will be generally what will happen. So there are 2 things are there. One is ovicidal. Ovicidal means they prevent egg hatch. So ovicidal action will be given by neem oil. Then certain types of oils, they have an effect on. Suppose if you spray them on a drains or wherever mosquito breeding places are there, and they will not allow the insects already laid eggs, and so then they also repel certain insects. So these are all, but they are not very successful. And generally, what will happen, and even for pheromones, pheromones are not found for mosquitoes. Pheromones are not there for houseflies. Pheromones are not there for means some chemistries are there, but they are not really transformed into traps. So any of you, when you complete your masters in not just in entomology, if anybody, people of you are from chemistry background or biotechnology background and biology backgrounds, you can take a work on your dissertations for how to whether there any pheromones are there for mosquitoes and houseflies. If they are there, how you can able to control them. So this is one very good idea. Just संतोष कुमार जी, आपका जो सीमैप जो मस्कीटो पर, मैं बता रहा हूँ सर, थोड़ा ऐड कर दीजिए। हाँ, सीमैप में सर एक्चुअली 3 रिपेलेंट्स डेवलप किए हैं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे है, जो आप रूम में स्प्रे कर देंगे तो मॉस्किटो रिपेल हो जाते हैं।
और कुछ क्रीम्स डेवलप किए हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स और मॉस्किटो रिपेलेंट अगरबत्तीज भी डेवलप किए हैं, जो आप स्मॉल स्केल पे आप आपके इंक्यूबेटर या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आप सीमैप से ट्रांसफर सीमैप से लेके आप आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी शुरू कर सकते हैं। रिपेलेंट भी है और मॉस्किटो स्प्रे भी अवेलेबल है और मॉस्किटो रिपेलेंट अगरबत्ती भी अवेलेबल है जो मॉस्किटोज को रिपेल करते हैं। Thank you very much, Dr. Kuroda from NRI Cuttack and Dr. संतोष कुमार केदार from CSR सीमाप लखनऊ से जुड़े हुए, और हम सब जानकारी दिए एंटोमोलॉजी में हम कैसे कर सके, आगे बढ़ सके। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में काफी ये स्कोप है, और बच्चे लोग से हम गुजारिश करेंगे कि जैसे उन लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ उनका जो सहयोगी है या उनका साथी है उनको भी कुछ प्रमोट करें ताकि एंटरप्रेन्योर बन सके। ये आज का कार्यक्रम में आप बच्चे लोग जो भी जुड़े हुए हैं हम सबको धन्यवाद देते हैं, और विशेष रूप से डॉक्टर राजशेखर करोड़ा और संतोष कुमार केदार को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आगे अगर ये कार्यक्रम होगा तो हम आगे भी कुछ बच्चे लोग चाहे और फार्मर लोग के साथ भी ऐसे एंटोमोलॉजी के ऊपर कुछ आगे चर्चा करेंगे। आज का कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे कार्यक्रम में मुलाकात होंगे। आज ये यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल। Thank you, Bakshi ji. Thank you all. Thank you very much, sir. Good night. Bakshi sir. Good night, sir. थैंक यू, थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।